नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस में। सो आई कम बेयरिंग गुड न्यूज। मैं आपके इस आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक और सीरीज को शुरू कर रहा हूं, जो कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 4 to 5 डेज में आप लोगों के लिए खत्म करवा दी जाए। दोस्तों, इसमें हम लोग आपके लिए एनवायरमेंट के जो 1 ईयर करंट अफेयर्स हैं, उसके जो प्रमुख टॉपिक्स हैं, उसके जो प्राइमरी टॉपिक्स हैं, उनको कवर करने वाला हूं। सो फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे बात करेंगे स्पीशीज इन न्यूज के बारे में। इसमें मैं आपके लिए कुल मिला के 2 वीडियोस लेकर आऊंगा। इसके बाद हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स एवं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जो कि न्यूज में रही हैं। दोस्तों, उसके बाद मैं आपके साथ कवर करूंगा वेटलैंड्स जो कि न्यूज में रहे हैं। ये 3 प्रमुख चीजों को तो कवर करने ही वाले हैं। साथ ही में अगर हमारे पास समय बचा और अगर हमें लगा कि हम लोग आपके लिए कवर कर सकते हैं, तो हम लोग आपके लिए जो इंडेक्स और रिपोर्ट्स होती हैं जो कि पिछले 1 साल में लॉन्च करी गई हैं, उनके बारे में भी हम लोग एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सो पूरी की पूरी कोशिश है कि इन टॉपिक्स को आपके सामने यहाँ पे पेश किया जाए आने वाले 4-5 दिनों में, सो दैट आपका जो आने वाला अटेम्प्ट है वो और भी बेहतर हो सके। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। मेरे अन्य लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको यहीं पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सो दैट आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। बताना चाहूंगा कि सुपर आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है जिसका नाम है सुपर कोचिंग। ये क्या चीज है? इसमें आपको इंडिया के जो बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंडिया में ऑलरेडी टॉप रैंकर्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं। इन इंस्टीट्यूट से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसके लिए आपके लिए लेकर आए हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन। आप इस सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अवेल कर सकते हैं इन सभी के सभी कोर्सेज को, जिसमें कि आपको अगर अवेल करना है तो कॉस्ट आएगी 2500 रुपीज पर मंथ की, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। 20% का इफेक्टिव कॉस्ट बनेगी 2000 रुपये पर मंथ की, अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, इसमें जो टोटल आपको खर्चा आएगा पूरे 1 साल का, वो मात्र 24,000 आने वाला है। और इसमें ना केवल आपके लिए कोर्सेज बल्कि यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले IUCN के बारे में कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संगठन है जो कि कई सारे गोल्स को अचीव करने के लिए काम करती है। पहली बात तो ये आपको साइंटिफिक डेटा अवेलेबल करवाती है ऑन द स्टेटस ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज एट अ ग्लोबल लेवल। साथ ही में ये इसलिए भी काम करती है कि यहाँ पे लोगों के बीच में और जनता के बीच में ये अवेयरनेस को फैला सके, टू एड्रेस द फैक्टर्स ऑफ कंसर्न एंड स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द स्पीशीज एंड द बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन। सो इसके लिए ये एक लिस्ट मेंटेन करती है। आपको मालूम होगा रेड लिस्ट के बारे में। सो ये बताती है कि भाई जो ये वाला आपका स्पीशीज है, जो ये वाला आपकी प्रजाति है, इसका जो फिलहाल स्टेटस है वो ये है। अगर उसका स्टेटस बिगड़ता है, ये बताती है कि क्या क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं, क्यों इसका स्टेटस बिगड़ा है, किस तरीके से इसके स्टेटस को सुधारा जा सकता है। इस तरीके काम ये करती है। तो यहाँ पर ये फैक्टर्स ऑफ कंसर्न को एड्रेस करती है और अवेयरनेस को भी स्प्रेड करती है, और ऑब्वियसली जो साइंटिफिक डेटा है इसको पब्लिश करती है कि कोई भी जो स्पीशीज है उसकी कितने यहाँ पे जो है नंबर्स बच चुके हैं, कितने नंबर्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, क्यों खत्म हो रहे हैं, उन सब तरह की चीजों के बारे में ये आपको जानकारी देती है। और इसी पर्टिकुलर जो ये साइंटिफिक डेटा है, इसको ये कंपाइल करती है एक तरीके से रेड लिस्ट में, विच प्रोवाइड्स टैक्सोनॉमिक डेटा, कंजर्वेशन स्टेटस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन ऑन स्पीशीज विच आर फेसिंग हाई रिस्क ऑफ ग्लोबल एक्सटेंशन। रेड लिस्ट IUCN के द्वारा दिया जाने वाला एक लिस्ट है। उसके अलावा IUCN जनरली भी बहुत बड़े डेटाबेस को मेंटेन करती है, जो कि दुनिया में इसके बराबरी की कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इसने बड़े लेवल का काम यहां पर कर रही हो। अगर हम रेड लिस्ट की बात करें तो आई एम श्योर आपने इन सभी चीजों के नाम सुने होंगे कि ये एक्सटिंक्ट क्या होता है, EW क्या होता है, CR क्या है, EN क्या है, VU क्या है, NT क्या है और लीस्ट कंसर्न क्या है। और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि लीस्ट कंसर्न ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है, जिनकी जो आबादी है वो स्टेबल है और उनको यहाँ पे एक्सटेंशन की कोई यहाँ पे बड़ा खतरा नहीं है। अगर बात करते हैं नियर थ्रेटेंड की, तो नियर थ्रेटेंड बेसिकली एक ऐसी स्पीशीज है जो कि आने वाले समय में जिसको जो है यहाँ पे खतरा देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप बढ़ेंगे, इस तरीके से ये एरो बढ़ती है, इस तरीके से आप जाते हैं कि यहाँ से स्पीशीज है जो लीस्ट कंसर्न में है। उसके बाद अगर आप उसको जो है नियर थ्रेटेंड में डाल रहे हैं, यानी कि उसकी अब हालत खराब हो सकती है। वल्नरेबल में फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ extension in the wild, endangered में facing a very high risk of extinction in the wild, और critically endangered में facing extremely high risk। तो यहां पर आपका रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है
यहां पर वेरी हाई रिस्क होता है और यहां पर एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है। तो ऑब्वियसली जो स्पीशीज वल्नरेबल है वो खराब है, लेकिन जो स्पीशीज एंडेंजर्ड है उसकी हालत और खराब है, और जो स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उसकी हालत और खराब है। इसके बाद हालत और खराब होती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में जाके, नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, कल्टिवेशन और वेल आउटसाइड इट्स नेचुरल रेंज। यानी कि ये वाली जो स्पीशीज है अब केवल आपको कैप्टिविटी में ही देखने को मिलेगी, और एक्सटिंक्ट का मतलब ये है कि अब बिना किसी डाउट के आप ये कह सकते हैं कि ये वाली स्पीशीज का जो आखिरी इंडिविजुअल है वो मर चुका है, ये वाली स्पीशीज अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जैसे हम लोग डायनासोर्स की बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये स्पीशीज जो है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी कि विदाउट एनी डाउट इसका जो आखिरी इंडिविजुअल है वो यहां पर मर चुका है। सो इस तरीके से रेड लिस्ट की कैटेगरीज होती हैं। इसमें रेड लिस्ट कैटेगरीज को किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, तो इसमें ये देखते हैं कि पॉपुलेशन साइज जो है वो पिछले कुछ सालों में किस तरीके से कम हुआ है। अगर 30% से ज्यादा कम हुआ है तो थ्रेटेंड है, अगर मतलब इसको वल्नरेबल यहां पे कहा जाएगा। अगर 50% से ज्यादा कम हुआ है तो एंडेंजर्ड है, और अगर 80% से ज्यादा कम हो चुका है तो उस केस में यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा जाता है। और यहाँ पर अलग अलग तरीके से, अगर पॉपुलेशन जो है वो 50 से कम है, 250 से कम है, 1000 से कम है, तब भी यहाँ पर इसको इसी तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड वाली कैटेगरीज। एक और चीज है जिसके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं करी, बेसिकली IUCN की जो रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीशीज की, इसमें उन्होंने एक और चीज को यहाँ पे बताया है। कई सारी प्रजातियों को इन्होंने ये कहा है कि दे आर पॉसिबली एक्सटिंक्ट, कि मोस्टली जो है ये यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा बिकॉज द टर्म इज टेकन एज अ मार्कर टू एस्टिमेट व्हेन द प्रेजेंस और पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज हैज डिक्लाइंड। स्पीशीज मार्क्ड एज पॉसिबली एक्सटिंक्ट हैव बीन लास्ट असेस्ड इन द 1900s, post which their presence and updates to their population has not been found। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि इसको हमने लास्ट टाइम देखा था 1900s में, लेकिन उसके बाद हमारी इसकी प्रेजेंस को लेकर या फिर इसकी पॉपुलेशन को लेकर किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं मिला है। इस तरह की स्पीशीज को इन्होंने पॉसिबली एक्सटिंक्ट कहा है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसको एक्सटिंक्ट क्यों नहीं कहा, बिकॉज देखिए एक्सटिंक्ट की परिभाषा में एक चीज यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, नो रीजनेबल डाउट, यानी कि विदाउट डाउट हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसका आखिरी इंडिविजुअल मर चुका है। लेकिन यहां पर IUCN इन स्पीशीज को पॉसिबली एक्सटिंक्ट बोल रहा है, ये कहते हुए कि शायद जो है ये अवेलेबल हो, शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग विदाउट रीजनेबल डाउट नहीं कह सकते कि यहां पर जो है ये वाली स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसीलिए इनको पॉसिबली एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डाला गया है। ये वाली जो आपको अपग्रेडेशन है ये लेटेस्ट एडिशन ऑफ द IUCN की रेड लिस्ट में देखने को मिली है। इसमें ये वाली ईयर का ध्यान रखिए कि 1900s की ये बात कर रहा है कि इनकी जो आखिरी असेसमेंट हुई थी 1900 में हुई थी, उसके बाद जो है इनकी पॉपुलेशन हमें देखने को नहीं मिली है। नाउ बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज की। हमने अभी तक जो आपको इंट्रोडक्शन दी है वो बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग IUCN की, किस तरीके से वो यहाँ पे कैटेगराइजेशन करती है स्पीशीज की। सबसे पहली स्पीशीज की बात आपके सामने करने वाला हूं, दैट इज द कोआलाज। कोआलाज की बेसिकली यहाँ पे न्यूज में क्यों रहा आपके सामने है, February 13, 2022 की यह खबर है। दोस्तों कोआला की जो पॉपुलेशन है वो असल में काफी तेजी से कम होती जा रही है। The number of koalas in New South Wales for over 2 decades now have declined by between 33% and 61% since 2001। यानी कि पिछले 2 सदियों में इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा गिर चुकी है। एंड यहां पर यह तक भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो कोआला की पॉपुलेशन है इट इज नाउ ऑन द रोड टू एक्सटिंक्शन। कोआला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये एक हर्बीवोरस मार्सुपियल है। मार्सुपियल्स कौन होते हैं, आपने नाम सुना होगा दोस्तों कंगारू का। तो कंगारू जो है इसको मार्सुपियल कहा जाता है। इसको हम लोग जो है पाउच्ड एनिमल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये यंग वन को पाउच में कैरी करते हैं। और साथ में ये एक आर्बोरियल हर्बीवोरस मार्सुपियल है। आर्बोरियल कहने का मतलब, आप इसकी फोटो को देखिए, बड़ी प्यारी सी फोटो है। आर्बोरियल का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो कि पेड़ों में ही रहती हैं, हु आर लिविंग इन द ट्रीज, उन स्पीशीज को हम लोग यहाँ पे आर्बोरियल बोलते हैं। एंड जो कोआलाज हैं दे आर नेटिव ओनली टू ऑस्ट्रेलिया। आपको कोआलाज किसी और कॉन्टिनेंट में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। चिंता का विषय इसलिए सामने आया बिकॉज इनकी पॉपुलेशन, इनकी जो आबादी है वो पिछले 20 सालों में काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये आपको यूकेलिप्टस के जो वुडलैंड्स हैं वहां देखने को मिलते हैं। एंड द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज मेक अप द मोस्ट ऑफ द डाइट। तो ये इन्हीं पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उन्हीं को रह करके, उन्हीं को खा करके अपना
गुजारा करते हैं। अगर हम इनके सोसाइटल बिहेवियर की बात करें तो कोआलास जो हैं वो ए सोशल एनिमल्स होते हैं। टिपिकली इमोशनल बॉन्डिंग इज सीन ओनली बिटवीन मदर्स एंड डिपेंडेंट ऑफस्प्रिंग। तो जो यहाँ पे मदर है और जो उनका ऑफस्प्रिंग है, जो उनका बच्चा है, केवल उनके बीच में इमोशनल बॉन्डिंग होती है। अदरवाइज ये असोशल एनिमल्स हैं एंड दे आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। एंडेमिक का मतलब कि ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए कि ये वल्नरेबल हैं। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी प्रजाति के बारे में पढ़ रहे हैं, सो नॉट नेसेसरी कि आपको उसके बारे में सब कुछ मालूम हो, लेकिन हाँ, अगर मैं किसी चीज को मार्क कर रहा हूं तो उस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्बोरियल है, फॉर एग्जांपल ये मार्सुपियल है, फॉर एग्जांपल दिस इज एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया, फॉर एग्जांपल इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। तो ये 3-4 चीजें साथियों आपको याद करनी बड़ी जरूरी है। इसको लेकर सवाल आने के चांसेस हमेशा बने ही रहते हैं। अगली स्पीशीज की बात करते हैं, सी कुकुम्बर की। ये वाली स्पीशीज भी जो सुर्खियों में रही, ये भी ऑस्ट्रेलिया के पास में ही सुर्खियों में रही। ऑस्ट्रेलिया के पास आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ी हमें ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है इस तरीके से। तो जो सी कुकुम्बर्स है ना, इनका लेना देना असल में बैरियर रीफ के साथ ही है, कोरल रीफ के साथ ही है। सी कुकुम्बर्स आर मेरीन इनवर्टिब्रेट्स दैट लिव ऑन द सी फ्लोर, जो कि नॉर्मली आपको ट्रॉपिकल रीजन में ही देखने को मिलते हैं। दे आर नेम्ड फॉर देयर अनयूजुअल ऑब्लॉन्ग शेप दैट रिजेंबल्स अ फैट कुकुम्बर। अब आपने खीरा देखा होगा, खीरे की क्या शेप होती है दोस्तों? खीरे की शेप का असल में कोई नाम नहीं होता। जो खीरे की शेप को जो नाम दिया गया है ना, उसको ऑब्लॉन्ग कहा जाता है। खीरा इस तरीके से देखने को मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरीके से खीरा को देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके से थोड़ा मोटा खीरे की तरह देखने को लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका है, ठीक है, इसीलिए इसको सी कुकुम्बर कहा जाता है। खीरे टेढ़े मेढ़े शेप के भी होते हैं, इस तरीके से भी होते हैं खीरे, आपने देखे होंगे अगर आप कभी सब्जी मंडी से सामान लेने गए होंगे। सो भाई ये जो है, ये आपके सी कुकुम्बर इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो है एक बहुत ही मोटे कुकुम्बर की तरह देखने को मिलता है। इनकी खासियत क्या है, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं और ये गार्बेज को कलेक्ट करते हैं ओशन वर्ल्ड से, यानी कि ओशन के ये फ्लोर पे आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर से ये कचरा जो होता है ना, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, जिसकी वजह से ये कोरल रीफ्स को अच्छी कंडीशन में रखने में एक काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो कोस्ट गार्ड है, इन्होंने 2000 kg के सी कुकुम्बर को सीज किया। ये खबर है 19 सितंबर 2021 की। और ये जो खबर है दोस्तों, ये आपको PIB के द्वारा भी कवर करने को देखने को मिली थी, इसलिए भी हमारे लिए रेलेवेंट हो जाती है। इनकी रेलेवेंस को और समझ लेते हैं, सी कुकुम्बर्स की रेलेवेंस को और समझ लेते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे, दे आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कोरल इकोसिस्टम एज वन ऑफ द मेन बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सी कुकुम्बर डाइजेशन ऑफ सैंड इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स को सर्वाइव करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होता है। आई थिंक ये आपको मालूम होगा, ये एक बेसिक फैक्ट है। जब ये सी कुकुम्बर्स मिट्टी को डाइजेस्ट करते हैं तो एक कैल्शियम कार्बोनेट को एक बाय प्रोडक्ट की तरह ये यहाँ पे बाहर निकालते हैं, जो कि आगे जाके कोरल रीफ्स को काफी ज्यादा हेल्प कर देती है। 2020 में क्या हुआ था, लक्षद्वीप आइलैंड्स एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया फॉर द सी कुकुम्बर्स। क्योंकि इनकी रेलेवेंस काफी ज्यादा है कोरल रीफ्स के लिए, इसीलिए सरकारें जो हैं वो इनको कंजर्व करने के लिए भी काफी स्टेप्स लेती हैं। लक्षद्वीप आइलैंड का जो यहाँ पे प्रशासन था, उनके द्वारा वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एरिया सेटअप किया गया था फॉर सी कुकुम्बर्स, और ये वाला जो एरिया था 239 स्क्वायर किलोमीटर के इन्होंने एरिया में सेटअप किया था। IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो जो सी कुकुम्बर है, जो ब्राउन वाला है, उसको यहाँ पे एंडेंजर्ड रखा गया है। जो सी कुकुम्बर ब्लैक स्पॉटेड है, उसको लीस्ट कंसर्न रखा गया है, और जो ब्लू सी कुकुम्बर है, उसको डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे केस में आपको ज्यादा परवाह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे केस में UPSC आपसे सवाल नहीं पूछेगी। लेकिन हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दोस्तों, पॉपुलरली कॉल्ड एज WPA 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल नंबर 1 के अंदर रखा गया है। सो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। दीज आर इनवर्टिब्रेट्स, दे आर मरीन लिविंग ऑन द सी फ्लोर। उसके बाद जो है ये गार्बेज कलेक्ट करने का काम करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे रिलीज करने का काम करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड के द्वारा ये वाले कदम लिए गए, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है इनको शेड्यूल नंबर 1 के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एशियाटिक लायन के बारे में। एशियाटिक लायन हर बार सुर्खियों में रहता है, इसको लेके UPSC एक बार सवाल पूछ भी चुकी है। आई थिंक 2017 की ये वाली न्यूज जो पेपर था UPSC CSE का, उसमें सवाल पूछा गया था। काफी साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रूलिंग दे दी थी इन फेवर ऑफ क्रिएटिंग अ सेकंड होम फॉर देम बाय ट्रांसलोकेटिंग अ फ्यू ऑफ देम टू कूनो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन मध्य प्रदेश। आपको अगर मालूम होगा
देखिए लायंस पूरी दुनिया में ही बड़े कम हैं। तो लायंस एक एशियाटिक लायंस है और एक अफ्रीकन लायंस है। एशियाटिक और अफ्रीकन लायंस में क्या फर्क है कि जो अफ्रीकन लायन है वो थोड़ा देखने में आकार में बड़ा होता है। रही बात एशियाटिक लायन की, जो कि हमारे लिए रेलेवेंट है, तो एशियाटिक लायन जो है वो केवल आपको गिर सेंचुरी में ही देखने को मिलता है गुजरात में, और आपको पूरे भारत में कहीं और पर भी लायंस देखने को नहीं मिलते हैं। क्या हुआ था, कुछ साल पहले की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, इनको रिलोकेट करवाया जा सकता है मध्य प्रदेश में, और ये वाली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जिसमें कि आप इनको रिलोकेट करवा सकते हैं। और जब ये चीज यहां पे कहानी शुरू हुई तो एक बार के लिए तो ये प्रोसेस में बात डाल दी गई, लेकिन क्या हुआ कि अब गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे बेसिकली आशंकाएं जताई हैं कि हम लोग इसके फेवर में नहीं है और ट्रांसलोकेटिंग द लायंस टू मध्य प्रदेश। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टिल डेट नॉट अ सिंगल गिर लायन हैज बीन ट्रांसपोर्टेड टू मध्य प्रदेश। दे फेस द यूजुअल थ्रेट्स ऑफ पोचिंग एंड हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। गुजरात गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि हम लोग इसके फेवर में नहीं है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इससे पॉपुलेशन जो है वो और कम हो सकती है। अगर बात करें गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गुजरात में, ये रहा दोस्तों गिर। दिस इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर एशियाटिक लायंस आर फाउंड। अकॉर्डिंग टू 2020 सेंसस देयर आर एन एस्टिमेटेड 674 एशियाटिक लायंस, जो कि पिछले 5 साल में लगभग 29% के मात्रा से यहां बढ़े हैं इन द गिर फॉरेस्ट रीजन। इनका जो IUCN स्टेटस है ये दोस्तों आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाता है। इनके बारे में केवल बेसिक फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। एक चीज मैंने आपको बताई, 2017 नहीं बल्कि दोस्तों ये 2018 के पेपर में पूछा गया था कि कौन सी वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है मध्य प्रदेश में जहां पर कि एशियाटिक लायंस को मूव करने का प्रस्ताव रखा गया है। सो द आंसर इज कूनो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन मध्य प्रदेश। इसके बारे में बाकी फैक्ट्स को ध्यान रखिए। एक तो ये वाला फैक्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर बात करें, ये वाला फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि ये दिस इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर एशियाटिक लायंस आर फाउंड। मतलब कि इवन दो ये एशियाटिक लायंस है, लेकिन ये एशिया में केवल भारत में केवल गुजरात में गिर में ही देखने को मिलते हैं। इनकी जनसंख्या कितनी है, नंबर आपको याद करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इस तरह की चीजें आपसे यूपीएससी पूछती है। और ऑब्वियसली इसका जो IUCN स्टेटस है ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। यहां पे बल्कि केवल यही वाली साइट नहीं थी, 6 और साइट्स थी जिनको कि आइडेंटिफाई किया गया था। यहां पर आपके सामने है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सीता माता वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी राजस्थान, मुकुंद हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी राजस्थान, जैसोर बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड एडजॉइनिंग लैंडस्केप गुजरात। ये वाली यहाँ पे 6 न्यू साइट्स अपार्ट फ्रॉम द कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी फॉर रिलोकेशन वर आइडेंटिफाइड अंडर प्रोजेक्ट लायन विच इंक्लूड द फॉलोइंग। लेकिन अभी तक कहीं पर भी किसी भी लायन को ट्रांसलोकेट या ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया है। यहां पर आप देख लीजिए, ये सीता माता है दोस्तों, ये यहाँ पे कूनो पालपुर नेशनल पार्क है। कूनो का पूरा नाम कूनो पालपुर नेशनल पार्क है बाय द वे, ठीक है। उसके बाद कुंभलगढ़ भी यहीं कहीं पड़ता है पास में इन राजस्थान कहीं पे। गांधी सागर जो है इसकी लोकेशन यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। मुकुंद हिल टाइगर रिजर्व अगेन ये भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिलता है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेट्स में इनको मूव करने की बात करी गई है, सो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और उसके अलावा गुजरात में भी, क्योंकि ये वाला एरिया गुजरात में ही है, तो गुजरात में ही गिर से दूसरे इलाके में इनको भेजने की बातचीत यहाँ पर करी गई है। सो दीज वर द वेरियस साइट्स जहां पर शायद इनको भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट आगे नहीं हुई है। नेक्स्ट इज अफ्रीकन चीता। कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे एशियाटिक लायन की है, लेकिन यहां पर दोस्तों जो ट्रांसलोकेशन की बात करी गई है वो असल में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लाए जाने की बात करी गई है। इसमें भी आपको बता दूं, जो चीता है वो एक अफ्रीकन चीता होता है और एक एशियाटिक चीता होता है। जो एशियाटिक चीता है वो आपको ईरान में देखने को मिलता है। आज से कई साल पहले वो भारत में भी देखने को मिलता था, लेकिन आजादी के जस्ट कुछ साल के बाद की बात है कि उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। आपके सामने है कंट्री यानी कि भारत का जो आखिरी स्पॉटेड फिलाइन था, इट डाइड इन छत्तीसगढ़ इन 1947, और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि चीता जो है वो भारत में 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्यों एक्सटिंक्ट हुआ? हंटिंग, डिमिनिशिंग हैबिटेट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ प्रे। जिन स्पीशीज को ये खाते हैं, ब्लैक बक, गैजल एंड हेयर, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा हंटिंग हो चुकी थी, इन सब कारणों के चलते बेसिकली चीता की यहाँ पे एक्सटिंक्शन भारत में हो चुकी थी। जो यहाँ पर चीता के केस में हो रहा है
उसको हम लोग री इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो लायन के केस में हो रहा था इसको दोस्तों ट्रांसलोकेशन बोल रहे थे, लेकिन जो चीता के केस में हो रहा है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को री इंट्रोडक्शन कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री इंट्रोडक्शन? Reintroduction means releasing it in an area where it is capable of surviving. Reintroduction have increasingly been recognized as a strategy to conserve threatened species and restore the ecosystem functions. So basically आप उसको एक ऐसे एरिया में डाल रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि वो जो है वहां पे सर्वाइव कर पाएगा। ऑब्वियसली अगर आपको नहीं लगता तो उस केस में आप उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। चीता इज द ओनली लार्ज कार्निवोर दैट हैज बीन एलिमिनेटेड मेनली बाय ओवर हंटिंग इन इंडिया इन हिस्टोरिकल टाइम्स। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिए। चीता एक लौता लार्ज कार्निवोर है भारत में जिसको कि ओवर हंटिंग की वजह से एलिमिनेट करवा दिया गया था, वो भी 1952 में। जो आपको मालूम होगा उस टाइम पे जो बहुत सारे राजा महाराजा थे, जो प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे थी, उन्होंने बेसिकली बहुत सारे चीताओं को यहाँ पर हंट करके उनकी पॉपुलेशन को खत्म करवा दिया था ना। यहाँ पर भी वही वाला नेशनल पार्क है सुर्खियों में। गवर्नमेंट जो प्रिपेयर कर रही है टू ट्रांसलोकेट द फर्स्ट बैच ऑफ 8 चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया टू कूनो पालपुर नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, एंड टोटल 50 जो है वो लाए जाएंगे आने वाले 5 सालों में। अफ्रीका के साथ यहाँ पे पूरी बातचीत हो चुकी है, जिसमें मेनली बातचीत साउथ अफ्रीका और नामीबिया के साथ हुई है। अगर हम लोग साउथ अफ्रीका और नामीबिया की लोकेशन को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप उनकी लोकेशन को देख पाएंगे। ठीक है, सो साउथ अफ्रीका जो है वो दोस्तों आपको यहाँ कहीं देखने को मिलता है, नामीबिया आपको यहाँ कहीं देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली ईस्टर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं वहां पे अफ्रीका के। वहां से ला करके इनको लाया जाएगा भारत के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि हमने कभी ईरान को ट्राई नहीं किया? तो जी हाँ, हमने ईरान के साथ भी कोशिश करी थी, बल्कि उस टाइम पे जो भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने डायरेक्टली बातचीत करी थी ईरान गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट वाज द रीजन कि जो एशियाटिक चीता ईरान वाला है उसको भारत में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया जा पाया। यहाँ पे अगर हम बात करें जो साउथ ईस्ट एशियन अफ्रीकन चीता की बात कर रही हैं, ये वाली जो स्पीशीज है इट इज नेटिव टू ईस्ट एंड सदर्न अफ्रीका। मैंने आपको दिखाया कि नामीबिया और जो आपका एरिया है साउथ अफ्रीका का, वहां पर आपको ये वाली स्पीशीज देखने को मिलती है। दीज आर द 2 एरियाज जहां पे आपको साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता देखने को मिलता है। साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता लिव्स मेनली इन द लोलैंड एरियाज एंड डेजर्ट्स ऑफ कालाहारी, द सवानाज ऑफ ओकावांगो डेल्टा एंड द ग्रासलैंड्स ऑफ ट्रांसवाल रीजन इन साउथ अफ्रीका। दीज आर द वेरियस रीजन्स जहां पर आपको सदर्न अफ्रीकन चीता देखने को मिलता है। ये मैंने क्यों इंक्लूड किए हैं? क्योंकि ओकावांगो डेल्टा को लेकर यूपीएससी एक बार लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ चुका है। ट्रांसवाल रीजन आपको मालूम होगा अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो गांधी का जो समय था, महात्मा गांधी का जो समय था साउथ अफ्रीका में, तब भी आपने इसका नाम सुना होगा, और कालाहारी का नाम भी आपने सुना होगा। ये भी एक बहुत फेमस डेजर्ट है जो कि आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। अगर बात करें आईयूसीएन स्टेटस की, अफ्रीकन चीता का स्टेटस वल्नरेबल है, एशियाटिक चीता का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि यहाँ पे हालत काफी खराब है, यहाँ पे हालत थोड़ी कम खराब है। इसमें क्या क्या चीजों को याद रखेंगे? ऑलमोस्ट सभी चीजों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पार्क में लाया जाएगा, ये देखिए लेटेस्ट खबर है मार्च 21, 2020 की। वाई आर एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न अबाउट ब्रिंगिंग अफ्रीकन चीतास टू इंडिया। बहुत सारी चीजें यहाँ पे इसको लेकर डिस्कशन वगैरह हो रही है। द एक्शन प्लान फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, ठीक है, कब ये एक्सटेंड हुए थे? री इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ओनली लार्ज कार्निवोर। अफ्रीका में जो स्पीशीज को भारत में लाया जा रहा है, अफ्रीका में वो स्पीशीज कहाँ देखने को मिलती है, आईयूसीएन स्टेटस दोनों का क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ऑलमोस्ट हमने केवल रेलेवेंट चीजों को ही कवर किया है, हमने आलतू फालतू चीजों को यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया है। राइट, यहाँ पे देखिए पिक्टोरियली अगर आप देखना चाहते हैं तो अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में क्या क्या डिफरेंस है। दोस्तों आईयूसीएन स्टेटस की बात करें, वल्नरेबल, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स स्टेटस की बात करें, साइट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ये एक ऐसी कन्वेंशन है जो कि बनाई गई है फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज, मतलब कि एंडेंजर्ड स्पीशीज की हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीशीज को नहीं करवाना चाहते हैं। उसमें इन दोनों स्पीशीज को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है बिकॉज हालत दोनों की खराब है। डिस्ट्रीब्यूशन ये अफ्रीका में है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड सदर्न अफ्रीका। ये वाले जो है ईरान में बहुत ही कम रह चुके हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अफ्रीका वाला थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। नेक इज मच स्मॉलर एंड स्लेंडर, द लेग्स आर ऑल्सो स्लेंडर, स्लाइटली बिगर बिल्ड एंड स्टर्डी लेग्स एंड नेक। फूड इंटेक, इट इज डाइवर्स ड्यू टू द बिगर हैबिटेट।
यहाँ पर लिमिटेड सोर्स स्पेशली मीडियम साइज प्रे लाइक चिंकारा एंड गजल को ही यहाँ पर एशियाटिक चीता खाता है, लेकिन अफ्रीकन चीता काफी सारी चीजों को खाता है बिकॉज वहां पर उनको हैबिटेट काफी डाइवर्स देखने को मिल जाती है। स्वैम्प डियर की अगर मैं बात करूं तो ये चीज भी सुर्खियों में थी बिकॉज रिसेंटली स्वैम्प डियर की जो पॉपुलेशन है इसमें भी हमें एक गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों स्वैम्प डियर आसान भाषा में आपने नाम सुना होगा बारहसिंगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल आपको ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्पीशीज को बारहसिंगा कहा जाता है। रिसेंटली द पॉपुलेशन ऑफ वल्नरेबल ईस्टर्न स्वैम्प डियर हैज डिप्ड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व आसाम में। द ईस्टर्न स्वैम्प डियर इज एक्सटिंक्ट एल्सवेयर इन साउथ एशिया, ठीक है, और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलता। ये केवल जो है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखने को मिलता है और वहां पर भी इसकी पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा गिर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 19, 2022 की ये वाली खबर, द हिंदू की खबर आपके सामने। इसमें आपको कई सारी स्पीशीज देखने को मिलती है। एक तो इसका वेस्टर्न स्वैम्प डियर है जो कि नेपाल में देखने को मिलता है, एक इसका सदर्न स्वैम्प डियर है जो कि सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलता है, और एक दोस्तों इसमें ईस्टर्न स्वैम्प डियर है जो कि आपको काजीरंगा आसाम में और दुधवा नेशनल पार्क यूपी में देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे ये इसके अलावा और कहीं पर भी साउथ एशिया में देखने को नहीं मिलता है, ये इसकी खास बात है। अगर हम लोग यहाँ बात करें स्वैम्प डियर का जो IUCN स्टेटस है ये वल्नरेबल है। साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये पूरा का पूरा टेबल आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली चीज में भी आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी जो लोकेशंस है वो कौन सी लोकेशंस है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फिन्स वीवर की। फिन्स वीवर, इसकी पॉपुलेशन इंडिया में वैसे ही बहुत कम है, लेकिन अब इसकी पॉपुलेशन और कम हो चुकी है बिकॉज इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे IUCN के द्वारा अपलिस्ट किया गया है। पहले ये वल्नरेबल था, हालत खराब थी, ठीक है, वल्नरेबल को हम लोग क्या बोल रहे थे, हाई रिस्क। अब इसकी हालत जो है ये और खराब हो चुकी है, एंडेंजर्ड, वेरी हाई रिस्क। So Finn's weaver bird numbering less than 500 in India which until now was listed as vulnerable has now been uplisted to the endangered category। ये आपको मेनली देखने को मिलता है उत्तराखंड में, तराई ग्रासलैंड्स में और वेस्टर्न यूपी में, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू पॉकेट्स इन आसाम, दैट्स इट। उसके अलावा ये आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। Finn's weaver now uplisted as endangered bird in IUCN updated list। 4 other birds of India in status reshuffle, ठीक है। तो ये वाली खबर भी दिसंबर 10, 2021 की है, रिसेंट न्यूज है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी की फेवरेट स्पीशीज ऑलिव रिडली टर्टल। आई थिंक 2 बार हमने इस चीज को लेके पिछले 5 सालों में सवाल, 5 में 6 सालों में, पिछले 6 सालों में हमने इस चीज को लेके सवाल 2 बार देख लिया है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। रिसर्चर्स जो है उसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने ऑलिव रिडली टर्टल्स की, ऑलिव रिडली सी टर्टल्स की दोस्तों टैगिंग करनी शुरू कर दी है। इनकी भारत में 3 मास नेस्टिंग साइट्स हैं। वो 3 मास नेस्टिंग साइट्स कौन सी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज प्लीज ध्यान रखिएगा। गहिरमठ, देवी रिवर माउथ एंड ऋषिकुल्या आपके सामने है। ऋषिकुल्या रुकरी कोस्ट इन द गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, गहिरमठ बीच एंड द माउथ ऑफ देवी रिवर आर द मेजर नेस्टिंग साइट्स इन ओडिशा, और दैट्स इट। इसमें आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। जो इनकी मास नेस्टिंग का प्रोसेस होता है उसको दोस्तों नाम दिया गया है अरीबाडा के नाम से। दीज टर्टल्स अलॉन्ग विद देयर कजन ऑफ केम्स रिडली टर्टल आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एज अरीबाडा, वेयर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। इनफैक्ट जब ये प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीच को एक तरीके से बंद कर देती है। वहां पे लोगों का जाना जो है वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, सो दैट इनकी जो मास नेस्टिंग है उसमें इनको किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इनकी हैबिटेट क्या है? ये आपको केवल वार्म वाटर्स में देखने को मिलते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के। ऑलिव रिडली टर्टल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। टैगिंग इनकी क्यों हो रही है? सो दैट इनका जो माइग्रेशन का पाथ है उसको समझा जा सके एंड द प्लेसेस जो ये विजिट करके आते हैं उसको समझा जा सके बाय द मेरीन रेप्टाइल्स आफ्टर कॉन्ग्रीगेशन एंड नेस्टिंग। तो इस पर्पज से इनकी यहाँ पे टैगिंग हो रही है। इनके रूट को, इनके माइग्रेशन पाथ को समझने के लिए ये पूरा का पूरा स्टेप यहाँ पे लिया जा रहा है। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे देखिए। सबसे पहली बात तो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वार्म वाटर में, तीनों ओशंस में देखने को मिलता है। अरीबाडा इनके प्रोसेस को कहा जाता है नेस्टिंग के, और ये 3 एरियाज जहां पर आपको देखने को मिलते हैं ओडिशा में, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में अगर बात करें ऑलिव रिडली सी टर्टल के बारे में,
तो एवरी ईयर द इंडियन कोस्ट गार्ड्स ऑपरेशन ओलिविया इनिशिएटेड इन द अर्ली 1980s हेल्प्स प्रोटेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल्स एज दे कॉन्ग्रीगेट अलोंग द ओडिशा कोस्ट फॉर ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। तो इस टाइम पे अगर आप जाते हैं ना ओडिशा, अगर आप जाते हैं मान लीजिए घूमने फिरने के लिए, तो दोस्तों वहां पर आप ये वाली बीच को एक्सेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसको वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सो दैट इनकी जो नेस्टिंग और ब्रीडिंग है वो डिस्टर्ब ना हो सके। इनका जो IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, इसको लेके यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंदस रिवर डॉल्फिन की, और इनफैक्ट मैं आपके साथ अब तीनों डॉल्फिन की बात करूंगा, इंदस, गैंजेटिक और इरावदी डॉल्फिन की। इंदस रिवर डॉल्फिन को लेकर सुर्खियों में इसलिए आया, नवंबर 1, 2021 की खबर है। पंजाब बैट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंदस रिवर डॉल्फिन। पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विंग हैज प्रपोज्ड टू प्रोटेक्ट द इंदस डॉल्फिन्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। क्या हुआ था देखिए, जो जैसे इसका नाम है, जो डॉल्फिन के नाम के आगे रिवर का नाम लगा हुआ है, तो जो इंदस रिवर की डॉल्फिन है वो आपको इंदस नदी में देखने को मिलती है, जो गंजेटिक रिवर डॉल्फिन है वो आपको गंगा नदी में देखने को मिलती है, और जो दोस्तों इरावदी डॉल्फिन है वो आपको इरावदी नदी में देखने को मिलती है। नाउ जो इंदस रिवर डॉल्फिन है असल में सडनली एक बार रीएमर्ज हुई। क्या हुआ कि रिसेंटली they are mainly found in Pakistan. In 2007 a remnant but viable population of Indus dolphins was discovered in Punjab's Harike Wildlife Sanctuary and in the lower Beas river. जब इसकी डिस्कवरी हुई फिर से, उसके बाद बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस एकदम से बढ़ गई, बिकॉज मेनली तो ये पाकिस्तान में देखने को मिलती है, लेकिन सडनली आपको 2007 में ये पंजाब का जो हरिके वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है और जो यहाँ पर लोअर ब्यास रिवर है वहां पर देखने को मिली। बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस इस कदर बढ़ी कि 2019 में पंजाब ने इसको स्टेट एक्वेटिक एनिमल का टैग भी दे दिया, और जो है अब पंजाब कोशिश कर रहा है कि इनकी जो कंजर्वेशन है उसको और ज्यादा बेहतर किया जा सके। इसको दोस्तों अगर हम बात करते हैं IUCN स्टेटस की, तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। एंड बाकी डॉल्फिन की तरह ये वाली डॉल्फिन भी वैसे तो अंधी होती है, ब्लाइंड होती है, और ये इको लोकेशन पे निर्भर करती है टू नेविगेट, कम्युनिकेट एंड हंट द प्रे, यानी कि ये साउंड वेव्स की मदद से बेसिकली नेविगेट करती है, कम्युनिकेट करती है, वैसे ये फंक्शनली जो है वो ब्लाइंड होती है। अगर बात करें गेंजेस रिवर डॉल्फिन की, ये भी यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। 2015 का पेपर मुझे आज भी याद है, यूपीएससी ने सवाल पूछा था, मिनिस्ट्री रिलीजेस गाइडलाइंस फॉर सेफ रेस्क्यू रिलीज ऑफ गेंजेस रिवर डॉल्फिन, जैसा इसका नाम है, ये आपको बेसिकली गेंजेस में ही देखने को मिलती है, और ये वाली जो गाइडलाइंस हैं जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे लाई गई है। नवंबर 1, 2021 की ये खबर है। इन्होंने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया है। डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर असल में किया गया है इसके द्वारा, किसके द्वारा? टर्टल सर्वाइवल अलायंस एंड द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो इनने मिलकर के इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया है, जो कि ये बताता है कि अगर आपको इनको रेस्क्यू करना है और रिलीज करना है तो क्या प्रोसीजर आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। ये दोस्तों यही वाला सवाल था 2015 में कि भारत का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सा है, तो दैट इज द गेंजेस रिवर डॉल्फिन। इट इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज सुसु। इसका जो यहाँ पे स्टेटस है दैट इज ऑल्सो एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट असेसमेंट्स। WPMA शेड्यूल 1 में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में देखने को मिल जाती है। देखिए इंदस वाली डॉल्फिन भी एंडेंजर्ड है, और जो आपकी गेंजेस रिवर डॉल्फिन है ये भी यहाँ पे आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलती है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये WPMA शेड्यूल 1 में है और साइट्स में भी इसको शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। इसकी जो पॉपुलेशन है ये आपको मेनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलती है। पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास है। ये वो तो कंप्लीटली फंक्शनली ब्लाइंड थी, इनके पास रूडिमेंट्री आईज होती हैं, लेकिन फिर भी ये भी नेविगेट वगैरह करने के लिए ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड का ही इस्तेमाल करती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से जैसे कि इंदस रिवर डॉल्फिन है। ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ये भी वैसे ही अपने आप को यहाँ पे कम्युनिकेट और नेविगेट कराने में साउंड का ही हेल्प लेती है, और ये केवल फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलती है और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 7 स्टेट्स इन इंडिया, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता दूं। सबसे पहला तो ऑब्वियसली कि ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इसका स्टेटस क्या है तीनों में, WPMA साइट्स में और IUCN में। उसके बाद इनका नंबर क्या है, उसके बाद ये केवल फ्रेश वाटर में देखने को मिलती हैं, भारत में कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं ये आपको यहाँ पे मालूम होना जरूरी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्पीशीज जिसमें कि हम लोग इरावदी डॉल्फिन की बात करते हैं। दोस्तों इरावदी डॉल्फिन की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप कभी अगेन ओडिशा घूमने गए होंगे तो वहां पे आता है चिलिका लेक, चिलिका लगून आपने देखा होगा। उस चिलिका लगून में आपको अक्सर जो डॉल्फिन देखने को मिलती हैं
They are the Irrawaddy dolphins. The dolphin population along Odisha's coast and in its waters has increased, but the number of Irrawaddy dolphins in Chilka Lake has fallen. तो वैसे तो ओडिशा कोस्ट पे तो इनकी आपको डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन देखने को मिली है बढ़ती हुई, लेकिन चिलिका लेक में इनकी पॉपुलेशन जो है वो गिर रही है। ये खबर काफी लेटेस्ट है, मार्च 31, 2022 की ये वाली खबर है। जो इरावदी डॉल्फिन है, ये इरावदी भी नदी है, आपको मालूम होगा, म्यांमार की। तो ये कहां देखने को मिलती है? फाउंड इन कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन 3 रिवर्स, इरावदी म्यांमार, महाकाम इंडोनेशिया, बोर्निया एंड मेकोंग चाइना। अब आप लोग समझ सकते होंगे कि जो पिछली वाली थी वो फ्रेश वाटर में थी, लेकिन ये आपको यहां पर सी वाटर में भी देखने को मिल जाती है। अगर इसकी बात करें हम लोग, इरावदी डॉल्फिन्स फॉल अंडर शेड्यूल 1 ऑफ WPA एंड एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो तीनों की तीनों एंडेंजर्ड है, ये भी एंडेंजर्ड है, ये वाली भी एंडेंजर्ड है, और इरावदी वाली डॉल्फिन भी आपकी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में ही रखी गई है। द कॉन्सेंट्रेटेड लगून पॉपुलेशंस आर फाउंड इन चिलिका लेक इन ओडिशा एंड सोंखला लेक इन सदर्न थाईलैंड। इन इलाकों में आपको इसकी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में यहां पर आप लोग देख सकते होंगे, बहुत अच्छा मैप बनाया गया है किस तरीके से ये कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिल रही है। नॉट जस्ट द कोस्टल एरियाज, बल्कि ये जो है बीच में जो नदियां हैं, म्यांमार की ये वाली नदी है इरावदी, यहां पर भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो मेकोंग नदी है वहां पर भी देखने को मिलती है, और उसके बाद जो कोस्टल एरियाज, ये सारे के सारे कोस्टल एरियाज जो यहाँ पे मार्क करे हुए हैं, ये इंडोनेशिया बोर्नियो वाला एरिया है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। सो इसका जो एक्सपेंस है ये काफी ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, एंड फॉर्चुनेटली हमें भारत में भी ये देखने को मिल जाती है। अंडरस्टूड गाइस, दिस इज अबाउट द इरावदी डॉल्फिन। ये थी हमारी आज की क्लास। काफी सारी स्पीशीज हमने कवर करी हैं, इनके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स कवर करी हैं। अगली क्लास में कुछ और स्पीशीज को कवर किया जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। जो भी आपकी राय है, जो भी आपके इसको लेके टिप्पणी है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए और उसके बारे में हमें डेफिनेटली बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।